नमस्कार दोस्तों। मैं शिवाजी राठौड़, प्रथम श्रेणी महाविद्यालय उमनाबाद, जिला बीदर, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कक्षा में। तो आज दोस्तों हम आदिकाल का नामकरण और विभिन्न परिस्थितियां इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व हम साहित्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है, जो निरंतर आगे बढ़ता है। उसमें न कोई रुकावट देखा जाता है। समय के साथ उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य क्या है, नदी की प्रवाह की तरह होता है। उसमें निरंतर क्या है, परिवर्तन दिखाई देता है। वो ठहरा हुआ पानी नहीं है साहित्य। साहित्य में बहुत सारे परिवर्तन क्या है हम देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो उसे चार कालखंडों में विभाजित करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसे चार काल खंडों में क्या है विभाजन करते हैं। तो सबसे प्रथम या पहला जो काल था उसे आदिकाल के नाम से संबोधित किया गया है। इस काल का जो सीमा हम देखते हैं, समय सीमा देखते हैं, 1050 से लेकर 1375 संवत तक। उसी प्रकार भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 संवत तक। उसी प्रकार रीति काल 1700 से लेकर 1900 संवत तक। तथा अंतिम जो काल है आधुनिक काल, इसका समय हम देखते हैं 1900 से लेकर अब तक। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास को चार काल खंडों में विभाजित किया जाता है अध्ययन की सुविधा के हेतु। तो काल विभाजन तो किया गया, लेकिन नामकरण की समस्या, सीमा की समस्या, बहुत सारी समस्याएं क्या है विद्वानों के सामने, शोधार्थियों के सामने, साहित्यकारों के सामने दिखाई देता है। तो आदिकाल का नामकरण, नामकरण क्या है बहुत बड़ा समस्या रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में। क्योंकि कोई सटीक ढंग का नामकरण करने में साहित्यकार विद्वज्जन अ, विफल दिखाई देते हैं। फिर भी सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखने का श्रेय जाता है गारसाद तासी, जिन्होंने अपने ग्रंथ हिस्सार द ला लिटरेचर एंडोई आई हिंदुस्तानी लिखा, जिसमें हिंदी उर्दू के कुल मिला के 738 कवियों का वृत्त संग्रहित है। इसमें भी काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो नामकरण और काल विभाजन का जो कार्य वो क्या है गासादा तासी के द्वारा नहीं हुआ था। इसके पश्चात ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में अकारादि क्रम अपनाया और बहुत सारे कवियों को इन्होंने अपने ग्रंथ में जगह दिया। इस ग्रंथ में भी काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या क्या है दिखाई देती है, और वे भी क्या है काल विभाजन की ओर ध्यान नहीं दिया था। तो डॉक्टर ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने अ, चारण काल क्या है आदिकाल को चारण काल नाम देते हैं, और इसकी समय सीमा लगभग 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक क्या है वे मानते हैं। लेकिन इस जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा प्रदत्त जो काल विभाजन है या सीमा निर्धारण है, इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां दिखाई पड़ती है। तो काल विभाजन और नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन को ही माना जाता है, किंतु उनका दिया हुआ चारण काल नाम नितांत अनुपयुक्त है। जैसे कि आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से क्या है संबोधित करते हैं, और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसे चारण काल यानी आदिकाल को क्या है चारण काल नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन चारण काल नाम नितांत अनुपयुक्त क्या है समझा जाता है। उस समय किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का उल्लेख करने में जॉर्ज ग्रियर्सन असमर्थ रहे हैं। इस काल का समय ग्रियर्सन जिस प्रकार 300 साल क्या है पीछे ले जाते हैं, 700 ईस्वी तक ले जाना विवादास्पद रहा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो नामकरण
दिया गया था। चारण काल आदिकाल को उसे विद्वान, विद्वज्जन, साहित्यकार और शोधार्थी से क्या है नकारते हैं। और समय जो निर्धारित किया था आदिकाल का 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, इसे भी क्या है विद्वान जन इसे खारिज करते हैं। तो मिश्र बंधुओं द्वारा प्रदत्त नामकरण और सीमा, समय सीमा। तो मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में वे लगभग 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक आदिकाल को माना है, आदिकाल का समय निर्धारण करते हैं। लेकिन मिश्र बंधुओं द्वारा प्रदत्त जो नामकरण था उस पर भी बहुत सारा क्या है विवादास्पद, यानी बहुत सारी समस्या है। और जो इन्होंने समय सीमा निर्धारित किया था अ, उसमें भी क्या है बहुत सारी त्रुटियां हमें दिखाई देती है। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया जो एक सामान्य संज्ञा है, उसके पीछे किसी प्रवृत्ति का आधार नहीं है। उन्होंने अपने विनोद में प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य ध्यान में रखा है। देखिए प्रारंभिक काल कहना ये क्या है, आरंभिक काल या प्रारंभिक काल कहना बहुत क्या है विवादास्पद है। और अध्यायों के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी, चंद पूर्व हिंदी, इस प्रकार क्या है इन्होंने बहुत सारे क्या है खंड खंड करके क्या है नामकरण एवं समय निर्धारण निर्धारण किया है। तो इस पर इसमें भी बहुत सारी क्या है हमें गलतियां दिखाई देती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रदत्त नामकरण एवं समय निर्धारण। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े जाने माने क्या है साहित्यकार थे और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, जिसमें वे आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से क्या है संबोधित करते हैं। और समय सीमा जो इन्होंने निर्धारित किया था वो संवत 1050 से 1375 तक क्या है वे मानते हैं आदिकाल को। और आदिकाल को नामकरण देते हैं वीरगाथा काल। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं मिलती है। तो एक कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है, बहुत सारी प्रवृत्तियां क्या है 1050 से लेकर 1375 तक का जो समय इन्होंने दिया था आदिकाल या वीरगाथ काल का, उसमें क्या है धर्म, धार्मिक कृतियां मिलती है जैसे सिद्ध, नाथ, जैन। और नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं मिलती है। तो इसीलिए वीरगाथा काल कहना असमंजस क्या है दिखाई देता है। और वे वीरगाथा काल को समर्थन करने के लिए जिन 12 पुस्तकों पर नामकरण इन्होंने दिया था, जिन 12 ग्रंथों पर नामकरण दिया था, विजयपाल रासो, हमीर रासो, बिसलदेव रासो, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जस चंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। इन सारे ही 12 ग्रंथों में कुछ एक ग्रंथ में हमें वीर रस क्या है दिखाई देता है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो। फिर दूसरे जो ग्रंथ हैं इनमें क्या है श्रृंगार रस दिखाई देता है। तो किसी ग्रंथ में क्या है विद्यापति की पदावली देख लीजिए। तो इसमें क्या है दूसरे दूसरे क्या है रस दिखाई देते हैं। तो सभी ग्रंथों में जो 12 ग्रंथ दिए थे उन सारे ही ग्रंथों में वीर रस क्या है नहीं दिखाई देता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नामकरण को वे विद्वज्जन इसे नकारते हैं। तो हम मूल्यांकन करते हैं आचार्य रामचंद्र द्वारा प्रदत्त नामकरण पर। तो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया था। कुशलदेव रासो और कुमार रासो नए शोध परिणामों के आधार पर 16वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। जैसे कि उन्होंने 12 ग्रंथों का हवाला दिया था, वे बिसलदेव रासो और कुमार रासो 16वीं शताब्दी में मिलते हैं ग्रंथ। पृथ्वीराज रासो अर्ध प्रमाणिक रचना है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो के बारे में आज तक भी कोई ठेस क्या है सच्चाई हमारे सामने नहीं आई है। तो इसे अर्ध प्रमाणिक क्या है
ग्रंथ हम मानते हैं। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी, उनका जो जन्म हुआ था 1893 ही में और मृत्यु 1963 ही में। जन्म स्थान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके द्वारा जो दिया गया जो नामकरण है राहुल सांकृत्यायन प्रदत्त नामकरण सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को राहुल जी सिद्ध सामान्य काल से संबोधित करते हैं और समय सीमा निर्धारित करते हैं 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी। तो राहुल जी की मान्यता इस कालखंड के जीवन पर सिद्धों का राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था। सिद्धों का क्या है, राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था। यहाँ पर युगीन कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख से किया है। तो इस काल में जो कवि थे सामंतों का गुणगान करते हैं और ऐतिहासिक कार्यों में भी प्रमुखतः सामंती वातावरण को ही रूपकार दिया गया है। श्रृंगार आदि की प्रवृत्तियों का संबंध उन्हीं से क्या है, दिखाई देता है। तो इस प्रकार राहुल जी द्वारा जो नामकरण दिया गया था इसका अगर हम मूल्यांकन करें तो इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले तदयुगीन संदर्भ के अनुकूल नामकरण किया था। नाथ साहित्य लौकिक साहित्य की अवहेलना राहुल जी से हो चुकी है। देखिए यहाँ पर केवल सिद्धों का ही एकाधिकार मानना और नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य को वे क्या है, बाहर आदिकाल से क्या है, बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार इनके द्वारा प्रदत्त नामकरण पर भी सवाल या प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो इसके पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रदत्त नामकरण, आदिकाल के बारे में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने नामकरण दिया है संधि काल तथा चारण काल। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल यह नाम दिया है, इस काल को यानी आदिकाल को संधि एवं चारण काल से संबोधित करते हैं क्योंकि यह काल संक्रांति काल है और भाषा की दृष्टि से परिवर्तन का काल रहा है। तो इस काल में ब्रज भाषा अंकुर आई थी। तो अ, इस काल में क्या है, ब्रज भाषा का हम बाल देखते हैं। लेकिन संधि काल या चारण काल कहना ये भी कोई ठोस क्या है, कदम नहीं था। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। अन्य इतिहासकारों द्वारा प्रदत्त नामकरण, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज बपन काल से संबोधित करते हैं आदिकाल को। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल का है क्योंकि हमें 1050 से लेकर 1375 तक जो कृतियां मिलती है या उससे पूर्व 700 ईसा से लेकर 1375 तक ईसा तक जो कृतियां मिलती है उन ग्रंथों में प्राय अपभ्रंश हमें दिखाई देता है। इसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदिकाल को वीर काल के नाम से संबोधित करते हैं, नामकरण करते हैं। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र से लेकर महावीर प्रसाद तक बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने नामकरण को और आदिकाल का जो समय निर्धारण किया था इस पर बहुत बड़ा क्या है, बहस छिड़ गई थी। फिर भी एकाध कुछ कवि ऐसे भी थे, विद्वान थे जो चाहे आदिकाल को आदिकाल नामकरण ही मानते हैं। जैसे कि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रदत्त नामकरण को देखते हैं। आप देख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो दिया गया नामकरण वह बहुत सटीक नामकरण था और समय सीमा इन्होंने माना है आदिकाल को, आदिकाल का नामकरण करना, और समय सीमा 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक मानते हैं। द्विवेदी जी का कथन वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारण की सृष्टि करता है। यदि पाठक इस धारणा सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। तो आदिकाल को आदिकाल कहना एक क्या है,
बहुत सारे विद्वान, शोधार्थी, साहित्यकार इस पर सहमति प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हम आदिकाल के बारे में, नामकरण के बारे में, समय सीमा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम अ, आदिकाल की परिस्थितियाँ क्या कुछ रही, राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, इस पर अगर हम चर्चा करें तो अगली कक्षा में क्या है, इन आदिकाल की परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।